हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आज है 18 जुलाई 2023 और आज हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर। और आज से एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का। प्रत्येक कीवर्ड को इसमें हम लोग ध्यान रखते हुए इस चीज़ को बना रहे हैं कि ये सोर्स है द हिंदू, ठीक है ना। और इसमें जो भी टॉप लेवल की न्यूज़ आएगा उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स को मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। आज का एक इन्फॉर्मेशन है, आज का एक न्यूज़ है, वो ये है कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023, तो ये क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माफ करना गाइस, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिल्ली डिस्प्यूट है उस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये रेफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये मुद्दा टोटल क्या है इसके ऊपर बातचीत करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम है क्या। तो देखो गाइज, इसमें ये बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला सुनाया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी सार्वजनिक मामले हैं यानी कि पब्लिक अफेयर्स वाला मुद्दा है, ठीक है ना, पुलिस मुद्दा है या भूमि वाले जो मुद्दा है, इन तीन मुद्दे को छोड़ करके दिल्ली क्षेत्र में जितनी भी काम होंगी, ठीक है ना, या जो भी वर्क होंगे या जो भी संस्थानें आएंगी, उस सबका जो कार्यभार है वो दिल्ली सरकार देखेगी। और साथ ही दिल्ली की जो विधायिका है वो इसके ऊपर नियम वगैरह बना सकती है और उनका नियंत्रण होगा। बेसिकली इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी मुद्दे होते हैं, यानी कि आपने सुना है कि तीन लिस्ट होते हैं गाइस, एक होता है आपका सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरन लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट वाले में आप देखो, स्टेट लिस्ट वाले में देखो, तो इसमें सार्वजनिक, पुलिस और भूमि व्यवस्था जो है, इन तमाम ये तीन मुद्दे को छोड़ करके बाकी जितने भी मुद्दे आते हैं स्टेट लिस्ट में, उन सब पे आपका दिल्ली की जो सरकार है, जो विधायिका है, उसका नियंत्रण होगा। जैसे ही ये सारी बातें आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक अध्यादेश जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और उन्होंने अध्यादेश में कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उसको रद्द कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा कि सारे नियंत्रण केंद्र का ही होने वाला है, क्योंकि ये एक यूटी है और यूटी के लिए हम नियम कानून बना सकते हैं। फिर इन्होंने अध्यादेश में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई, ठीक है ना। और ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि इसके जो मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव तथा अन्य दो सदस्य होंगे। देखो गाइस, कुल इसमें एक आपके मुख्यमंत्री पहले हो गए, एक मुख्य सचिव, एक दिल्ली प्राधिकरण, दिल्ली प्रधान के गृह सचिव दो, और दो चार पांच लोग इसमें टोटल होंगे, यानी कि कुल 5 सदस्य होंगे इस प्राधिकरण में, ठीक है ना। फिर कहा गया कि ए रैंक के जो भी अधिकारी हैं, यानी कि ये वाला जो बात कहा गया था, जो बनाया गया था राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इसमें ये कहा गया कि ये रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है ना, इन सभी लोगों के अगर ट्रांसफर करना है या कहीं पे पोस्टिंग करना है या इनकी सतर्कता के बारे में जांच करनी है, तो ये सिफारिश ले सकते हैं उपराज्यपाल से, ठीक है ना, जो कि एलजी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके यूटीज में, उनसे ये जा करके अपनी सिफारिश ले सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी सभी मामले हैं उस मामले में सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, यानी कि ये नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब जो कह देंगे वो हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो 5 सदस्य हैं, इन पांचों ये पांचों अपना वोटिंग करेंगे और जिस पक्ष पक्ष में वोटिंग होगा वही किया जा सकता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होगा कि इन वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको खारिज किया जा सके। समझ रहे हो ना, एक नाम के लिए अध्यक्ष बना दिया गया, बट इनके पास वो शक्ति नहीं दी गई। एलजी की क्या भूमिका है इस अध्यादेश में, तो गाइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एलजी द्वारा पारित सभी सिफारिशों को प्रभावित करने के लिए आदेश पारित करेंगे, पहला बात यह है। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों के संबंध में प्रासंगिक सामग्री की मांग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि यदि उप राज्यपाल की कोई सिफारिश से असहमत है तो वह प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए सिफारिश को प्राधिकरण के देखो, सीधी सी बात है, अगर उप राज्यपाल अगर कोई सिफारिश देते हैं और उससे असहमति जताई जाती है तो उसको प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा, लेकिन कारणों को लिखित में देना पड़ेगा कि आपने क्यों इसे अस्वीकार किया है।
और यही है मतभेद की स्थिति, क्योंकि अंतिम जो फैसला होगा वो एलजी का ही होगा। इसमें ये बात कही गई है, ठीक है ना? और यही बात ये आपका एनसीसीएएस में कहा गया है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में ये बात कही गई है कि जो भी अंतिम फैसला होगा वो एलजी का ही होगा। साथ ही इसमें ग्रुप बी और सी के अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि इनकी पोस्टिंग कौन करेगा, अनुशासन वाला काम ये सब कौन देखेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ग्रुप ए के अधिकारियों को केंद्र सरकार अपने हाथ में रख रही है, और ग्रुप बी एंड सी वाले चीजों के ऊपर नियंत्रण के बारे में कहा जा रहा है कि हाँ, अब दिल्ली वाला जो ये है प्राधिकरण है वो देख सकता है, ठीक है। अब भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अध्यादेश आ गया है तो अध्यादेश के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखो गाइस, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, और ये इनकी एक विधायी शक्ति है, ठीक है गाइस। यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट महोदय से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 74 हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, 137 हो गया, 144 हो गया, 141 हो गया, 239 ए हो गया, 368 हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 74 में क्या कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल परिषद का प्रावधान करते हैं, ठीक है ना। एक मंत्रिमंडल परिषद बनाया जाएगा और इसको राष्ट्रपति महोदय मतलब कि राष्ट्रपति की महोदय की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है ना। 74 ये है कि राष्ट्रपति महोदय जो है उनकी सहायता कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, और जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 123 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान, देखो सीधी सी बात है कि दोनों संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में अगर नहीं है, और तो राष्ट्रपति अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अध्यादेश अपने से जारी कर देंगे। एक्चुअली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं, ये जाकर के रिकमेंड करेंगे कि हाँ, मुझे इस मुद्दे पे आप एक अध्यादेश चाहिए, और तब जाकर के राष्ट्रपति महोदय उस मुद्दे पे अध्यादेश जारी करेंगे ही, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बातें कहेंगी और उस चीज को मानना एक तरीके का बाइंडिंग है राष्ट्रपति महोदय के ऊपर, ठीक है ना। 137 में बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों की समीक्षा से संबंधित है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय और कोई भी आदेश की समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, ठीक है ना। और ये संविधान का आर्टिकल 137 कहता है। साथ ही 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जो घोषित कानून है वो भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होगा, और ये बाध्यकारी है। सीधी सी बात है गाइस, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो जो भी अपना वर्डिक्ट देती है, जो भी अपना फैसला सुनाती है, वो देश के हर न्यायालय में लागू होता है, और उनके हर एक वर्डिक्ट को, हर एक फैसले को यूँ कहा जाता है कि वो एक तरीके का कानून ही है, ठीक है ना। और आर्टिकल 144 कहता है कि सभी प्राधिकरण नागरिक, न्यायिक और सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेगा। यानी कि अनुच्छेद अगर 144 का अगर बात आता है तो भारत के जो भी क्षेत्र है, प्राधिकरण है, वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो कहेंगी वो कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद 239 ए सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में ये कहा गया है कि एनसीटी, ठीक है ना, विधानसभा, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़ करके सभी मामलों पे कानून बना सकती है। और यही तो बात है जिस मुद्दे को अभी उठाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो यही बात कही कि जो नेशनल कैपिटल जो है दिल्ली, ठीक है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो समवर्ती सूची है या जो जो राज्य सूची है, उसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़ करके सभी मामले पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य के पास है। और इसी चीज को बाईपास करने के लिए फिर से एक अध्यादेश लाया गया है। तो इसी की संवैधानिकता की जांच किया जा रहा था, ठीक है ना, इसी संवैधानिकता की जांच किया जा रहा था। तो इस मुद्दे के ऊपर पहले हम आएंगे कि आज का न्यूज क्या है। लेकिन आर्टिकल 368 ये है कि संविधान में संशोधन करने की ये बात कहता है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब अध्यादेश की संवैधानिकता और आर्टिकल 141 और 144 में क्या-क्या अंतर है और क्या-क्या चीजें चलती है वो मैं बता देता हूँ। संसद के पास शक्ति है कि अनुच्छेद 239 ए के तहत और अनुच्छेद 239 ए के विभिन्न खंडों में, ठीक है ना,
नए कानून बनाने की शक्ति और निहित है इसमें, ठीक है ना। 239A3 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि ये किसी भी दायरे में बदलाव कर सकती हैं और बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 से ये संशोधन कर सकते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि 339A सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में एक और दायरा है कि अनुच्छेद 123 के तहत जो भी अध्यादेश है उसको रद्द भी कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार, यानी कि संसद उसे रद्द भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 141 144 में क्या कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान पीठ किसी भी कानून की घोषणा व्याख्या करती है जो भारत के सभी न्यायालय में लागू होगा। अनुच्छेद 123 जो कि अध्यादेश वाला है, अनुच्छेद 141 144 ये क्या कहता है? देखो 141 कहता है कि ये बाध्यकारी है, सभी जगह लागू होने चाहिए, और 144 कहता है कि सभी प्राधिकरण, नागरिक, न्यायिक को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना पड़ेगा अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहती है तो। इसके भाग 5 में ये कहा जा रहा है किसी के पास कोई गैर अप्रत्याशित उपवाक्य नहीं है, इसीलिए अनुच्छेद 74 और 144 को ओवरराइड नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 100 जो 74 है और 100 जो 44 जो है उसमें जो भी बातें कही गई है वो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि इन अधिकारों को छीन ले, ठीक है। और यही एक केस हुआ, ये केस हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस आया, कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये केस 2017 में आया और इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट की एक 7 न्यायाधीश वाली एक संवैधानिक पीठ बनाई गई और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो भी बातें कहेंगे, यानी कि जो भी अध्यादेश जारी करेंगे, वो न्यायिक जांच से मुक्त नहीं है, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कब आया, कौन से केस में आया, और जुडिशियल रिव्यू दुनिया मतलब कि भारत में जो भी चीजें हैं, जो भी होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। ये कौन से केस जजमेंट में आया हुआ है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब अभी का डिस्प्यूट क्या है, जो दिल्ली डिस्प्यूट के नाम से जाना जा रहा है, इसमें सीजीआई का कहना ये है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जा सकता है। वहीं पे जो एसजी है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका कहना ये है कि आपको कुछ दिन तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मॉनसून सेशन शुरू होगा तो हो सकता है कि केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर दे। लेकिन जो सीजीआई है उनका मानना ये है कि ये अब संवैधानिकता की जांच होगी, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बाईपास किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये कहा गया था, कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 में कहा गया था कि अनुच्छेद 123 के तहत जो भी आपके अध्यादेश आते हैं, ठीक है ना, उस अध्यादेश को संवैधानिकता की जांच की जा सकती है उसके रिगार्डिंग। तो यही सारा मुद्दा है गाइज, जो कि न्यूज में था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया। देखो गाइज, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि चीता के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि चीता हमारे लिए, हमारे देश से लगभग यूं कहा जाए तो 1952 के आसपास या 50s के आसपास एक्सटिंक्ट कर गया था, पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया था। तो भारत सरकार ने एक नया पहल चलाया और इसमें यह कहा गया कि हमारे देश में चीता पहले थी तो फिर से हम इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूज पे, ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट चीता, सोर्स द हिंदू है गाइज, और ये भी आपका आया हुआ है द हिंदू में। देखो सबसे पहली बात यह है कि चीता का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि चीता के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ की फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। आज के न्यूज को जानने से बेहतर है कि सबसे पहले हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान ले चीता के बारे में। तो की नोट हम लोग देख लेते हैं चीता के रिगार्डिंग। देखो गाइस, कितने चीता आए हैं, तो टोटल 20 चीता आए हैं, जो यहाँ पे आपके 8 नमाबिया से आया हुआ है और 12 आया है आपका साउथ अफ्रीका से। नमाबिया भी आपका अफ्रीकन कंट्री है और वहां से 8 आए हैं और टोटल 12 आया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से चीता आया हुआ है, ठीक है ना। इसको ये जो चीता लाया गया भारत में, इसको रखा कहाँ गया है, तो रखा गया है गाइस इसको कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये कुनो नेशनल पार्क है, ये 600 हेक्टेयर्स पूरा उसका लैंड है, 600 हेक्टेयर से भी ज्यादा है और वहीं पे चीता को रखा गया है। और ऐसा कहा गया कि कुनो नेशनल पार्क में
चीता का होम बनाया जा सकता है और यहाँ पे चीता बड़े आराम से रह सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि कुनो नेशनल पार्क का कैरिंग क्षमता कितना है, तो 21 चीता का है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया कि आखिरकार इनका पॉपुलेशन साइज कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो कहा गया 50 प्लस यानी कि 20 हम लाए हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों है। इससे ऐसा लग रहा है कि 50 चीता आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अब फिर से रीलोकेट मतलब कि रीलोकेशन प्रोग्राम करने की बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि जो अफ्रीका है, जो मालवी है और जो मोजाम्बिक है, वहाँ पे जिस तरीके से चीता को रखा गया है उसी तरीके से फिर से हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एशियाटिक लॉयन के लिए ये स्पेस हो सकता है, और फिर और भी चीज़ें हैं जो कि जो हम आज की न्यूज़ में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीता के ऊपर, तो प्रोजेक्ट चीता के ऊपर बातचीत करते हैं। तो देखो गाइस, भारत में जो चीता लाया गया है उन वो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है कि शुरुआती दौर में ही जब चीता लाया गया था 20, तो उसमें से 2 चीता की मौत हो गई थी, ठीक है ना। 20 में से 2 चीता की मौत हो गई थी और ये आपका 18 रह गया था। और ये मौत कब हुआ था, तो देखो 23 अप्रैल 2023 को 6 वर्ष का एक नर चीता है जिसका नाम है उदय, और 27 मार्च 2023 को इसी पार्क में 5 वर्ष की एक मादा चीता जिसका चीता सासा, देखो एक का नाम उदय है, दूसरे का नाम सासा है, इनकी मृत्यु हो गई। तो 2 चीता थी जिनका मृत्यु हो गया, ठीक है। उसके बाद सरकार ने एक वैकल्पिक संरक्षण के तौर पे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका मॉडल के तौर पे इस चीता को संरक्षण करने का काम किया, ठीक है ना। मतलब ये काम कर रही है। और चीता में से जिसका नाम देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, तो ये रिसेंट का आपको सिनेरियो बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में चीता की मृत्यु अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो अप्रैल में घटना घटी थी, मार्च में घटना घटी थी, उसके बाद ये फिर से घटना घटना शुरू हो गया है। क्योंकि एक सूर्या नाम का जो चीता है, पिछले सप्ताह में इनकी मृत्यु हो गई है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इस चीज़ को जांच करने के लिए जब वहाँ पे डॉक्टर गए तो उन्होंने पाया कि उनके गर्दन पे जो यहाँ पे कॉलर बेल्ट पहनाया जाता है, यहाँ पे मैं बता दूं जो कॉलर बेल्ट, रेडियो कॉलर बेल्ट उनकी जांच के लिए कि कहाँ तक वो जा रहे हैं, कितना उनका एरिया है। जैसे कि देखो हर मैंने आपको बोला था कि जब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ोगे तो वहाँ पे चीता जो टाइगर है उसको हम किस तरीके से लोकेट करते हैं या किस तरीके से उसकी जनसंख्या को जांचते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पग मार्क मेथड का इस्तेमाल करना, रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करना। तो रेडियो कॉलर पहनाए गए थे सारी चीता को, तो उसमें ये पाया गया कि जो सूर्या नाम को जो चीता मरा है, ठीक है ना, वो रेडियो कॉलर की वजह से क्या हुआ कि उसके गर्दन पे कुछ कीड़े मिले हैं, ठीक है ना। और ये कहा गया है कि पशु चिकित्सक ने जानवर की जांच करते हुए उसकी गर्दन पे कीड़ों से संक्रमित एक घाव को देखा, ठीक है ना। और चीते की गर्दन पे लगे रेडियो कॉलर पे भी कीड़े के लार्वा को देखा, यानी कि जो यहाँ पे कॉलर बेल्ट पहने हुए थे उसके ऊपर उस कीड़े के लार्वा को देखा गया। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का कारण यही है, ठीक है ना। और इसके बाद एक तेजस जो मादा चीता थी, उसके हमला करने के बाद एक मादा चीता ने तेजस के ऊपर हमला किया और ये भी मर गई। तो देखो 2 पहले, फिर यहाँ पे 3, ये 4 हो गए। तो 4 मेल मादा की मौत हो चुकी है अभी तक, जो कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रिसेंट में ही ये देखा गया है कि 4 बच्चे पैदा हुए थे चीता के, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है गाइस। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पहला बच्चा वो गर्मी और कुपोषण की वजह से मरा है, समझ रहे हो ना। ये सब चीजें जो है ये रियली में अच्छी बातें नहीं है। और देखो पहली बात ये है कि और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। सारी चीता को एक जगह पे रखना शायद ये बहुत बहुत बड़ी शायद भूल रही है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट को सारी चीता को एक जगह नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया जा रहा है कि जो चीता है इसको रिलोकेट किया जाएगा, पुनर्वास खोला जाएगा, और ये पुनर्वास खेला जाएगा मध्य प्रदेश के गांधी सागर में। चीता के लिए दूसरा रिजर्व विकसित किया जा रहा है, यानी कि चीता जो पहले कुनो नेशनल पार्क में था वहां से उसको पुनर्वास किया जाएगा गांधी सागर में, ठीक है ना। गांधी सागर में पुनर्वास किया जाएगा और ये दूसरा रिजर्व होगा, ठीक है ना, चीता के लिए। तो इसको याद रखना था। गांधी सागर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो ये राजस्थान से सटे हुए हैं, मंदसौर और नीचम जिले में, ठीक है ना। लेकिन ये है कहाँ फाइनली, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये बहुत ही विशाल खुला हुआ भूमि क्षेत्र है जहाँ पे चट्टान है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, मिश्रित पर्णपाती वन है, झाड़ियाँ हैं। इस अभ्यारण्य में बहुत सारे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि खैर है, सलाई का पाया जाता है, करधई और तेंदू, पलाश वगैरह ये सब पाया जाता है।
साथ ही जीवों में यहाँ पे चिंकारा, नीलगाय, तिलीदार, हिरन और उसके बाद बहुत सारे लकड़बग्घा वगैरह ये सब पाया जाता है, मगरमच्छ, सियार वगैरह पाया जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि ये जगह काफ़ी रिच है और यहाँ पे चीता को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है और वो अपना शिकार करके खा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये रिलोकेट किया जा रहा है आपका गांधी सागर में, जो कि दूसरा रिजर्व बनाया जा रहा है। उसके बाद द हिंदू का फिर से एक न्यूज़ है, हम लोगों ने 2 न्यूज़ कवर कर लिए हैं, तीसरे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखो गाइस, यू नो वेरी वेल कि पिछले महीने मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक मेमोरेंडम साइन किया और उसमें ये कहा कि जो भी हमारे देश की संस्कृति और कलाकृतियाँ हैं, अगर उसका अवैध तरीके से अगर तस्करी होता है, तो उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। यानी कि भारत और अमेरिका दोनों मिल करके ये काम करेगी कि जो भी सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं, जिसका अवैध रूप से अगर कोई चोरी करके बेच रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग रोक लगाएँगे। तो इसी दिशा में 105 जो एंटिक्स पीस जो पकड़े गए हैं, ठीक है ना? उसे यूएसए ने भारत को हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि वो भारत की सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं, जो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है, भारत में इसको बनाया गया है और ये भारत की गौरव है, ठीक है ना? तो इसको लौटा दिया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है ना? कितने? 105, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद डीआरडीओ ने एक नया प्रोपल्शन जनरेट किया है। उस प्रोपल्शन का क्या नाम है मैं आपको बता दूं, एयर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, इसका ये नया बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो, डेवलप्ड बाई डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फ्यूल बनाया गया है, प्रोपल्सन बनाया गया है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, जिसका अब यूज किया जाएगा, जिसका यूज किया जाएगा आपके जो स्कॉर्पियन ग्रुप के जो नेवल शिप हैं, उसमें इसका इस प्रोपल्सन्स का यूज किया जाएगा। और इसको यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, जो नवल ग्रुप का मझगांव डॉकवर्ड लिमिटेड मुंबई में है, ठीक है ना, नेवल ग्रुप एंड जो मझगांव डॉकवर्ड लिमिटेड है, ये इन दोनों ने मिलकर के एक मेमोरेंडम साइन किया है कि ये जो प्रोपल्सन बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, इसका यूज किया जाएगा कहाँ पे? तो स्कॉर्पियन ग्रुप के नए 3 नए स्कॉर्पियन ग्रुप के सबमरीन्स में इसका यूज किया जाएगा। देखो गाइस, इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप जनरेट हुआ है और नवल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और इसी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी हो चुके हैं, जब जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा। और ये है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि जो नवल जो बनाया गया है, जो इंडिजिनियस रूप से यानी कि भारत में इसको बनाया गया है, जिसमें आप कलवेरी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये एक हम लोगों ने नया नए तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस निकाला है और आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं भी करोगे तो द हिंदू का न्यूज़पेपर आप लोगे, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।